तो एक तो हो गया टू वे, एक तो हो गया हमारा क्या वन वे शेयरिंग। अच्छा, वेन शेयर टेस्ट में हमको दो शेयर स्ट्रेंथ मिल सकती है, राइट। सबसे पहली बात, आपको अगर जो अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, आप बिल्कुल ही सॉइल के अंदर क्या करो, आप इस वेन को इंसर्ट करो। आपको पता है कि वेन लेते हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमने इसको वेन को क्या कर दिया, बिल्कुल ही आराम से, बिल्कुल ही केयरफुली आप अंदर डाल दो सॉइल के अंदर, और फिर उस टाइम पे जब इसको क्या करो, रोटेट करना चालू कर दो, तो उस टाइम पे जो मुझे शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी, वो शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे कौन सी, फॉर द अनडिस्टर्ब के लिए, राइट। अगर अनडिस्टर्ब के लिए, अगर मुझे चाहिए रिमोल्डेड के केस में, क्यों चाहिए मुझे रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब, बिकॉज वी नो दैट कि सेंसिटिव, क्योंकि वेन शेयर टेस्ट है ना, हम ना सेंसिटिविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो सेंसिटिविटी क्या होता है, दैट इज द अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय द रिमोल्डेड। तो अगर जो मुझे रिमोल्डेड की शेयर स्ट्रेंथ चाहिए तो हम मैं क्या करूंगा, इसको अंदर ही रहने दो, पंच नहीं रहने दो। अब क्या कर दो, इसको घुमाते रहो, ठीक है, क्या करो, इसको इस तरह से घुमाओ, यहां से लेकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों रिपीटेडली घुमाओ इसको, तो सॉइल क्या होगी, हमारी डिस्टर्ब होगी सॉइल। तो इस डिस्टर्ब पॉइंट पे जब आप शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करोगे ना, उस पॉइंट के बाद आप क्या करना, फिर टॉक लगाना, फिर आप देखना कि उस टाइम पे क्या शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, दैट विल बी द रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ। तो दोनों शेयर स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से दो चीजें निकल सकती है, एक तो लिक्विड लिमिट भी निकल सकती है वेन शेयर टेस्ट से, ये इसके मेरिट्स है कि वेन शेयर टेस्ट से आप क्या निकाल सकते हो, वेन शेयर टेस्ट से आप दो चीजें निकाल सकते हो। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं कि द एसटी विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होगी वो, अनडिस्टर्ब, सबसे पहले द अनडिस्टर्ब, ठीक है, अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ होल डिवाइडेड बाय, किसके बराबर होगी वो, द क्या हो जाएगी हमारी, अनडिस्टर्ब नीचे हो जाएगी रिमोल्डेड, राइट। तो ये ठीक है, तो ये हमारी सेंसिटिविटी का हो गया। लेकिन अगर जो मुझे सेंसिटिविटी को जो अभी हमने पढ़ा है, लेट अस से कि टू वे शेयरिंग की अगर जो मैं बात करूं, तो क्या मैं अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए शेयर स्ट्रेंथ भी बता सकता हूं, और किसी भी रिमोल्डेड सेक्शन के लिए भी मैं शेयर स्ट्रेंथ बता सकता हूं। मैंने आपको बताया था, अगर जो मुझे किसी भी चीज के लिए शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, लेट अस से कि वो अगर जो अनडिस्टर्ब का केस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने वेन्स को बिल्कुल आसानी से, मतलब बिल्कुल ही केयरफुली क्या करना पड़ेगा, पंच इन करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि जो सॉइल है वो अनडिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर जो मुझे डिस्टर्ब करके सॉइल का रिमोल्डेड स्ट्रेंथ पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वेन डालूंगा और इस वेन को मैं घुमाना चालू कर दूंगा, लेफ्ट राइट घुमाना चालू कर दूंगा। अब सॉइल क्या हो चुकी है, रिमोल्डेड हो चुकी है ना, डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब उस केस में मैं टॉर्क लगाऊंगा और फिर फाइंड आउट करूंगा द शेयर स्ट्रेंथ, तो वो शेयर स्ट्रेंथ रिमोल्डेड आएगी। और जो नॉर्मली केयरफुली मैंने पंच इन किया है अपना वेन शेयर टेस्ट में जो वेन्स को, तो वो क्या आएगी, शेयर एट दी अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो हम निकाल सकते हैं। तो सेंसिटिविटी जनरली क्या होता है, इट इज द अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ, वैसे बेसिकली अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द रिमोल्ड स्ट्रेंथ होता है। लेकिन अभी हम बात किसी कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर केस, फॉर एग्जांपल अगर मैं टू वे की बात करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, द अनडिस्टर्ब्ड शेयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द टी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, अनडिस्टर्ब्ड, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा, अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, दैट इज पाई डी स्क्वायर। और ये ना साथ साथ में याद करना है, h बाई 2 प्लस डी बाय, अच्छा 2 वे है तो यहाँ पे 6 आएगा कि यहाँ पे 12 आएगा, बताओ। डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनडिस्टर्ब के लिए, ठीक है, ये हो गया अनडिस्टर्ब के लिए। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू टी रिमोल्डेड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई डी का स्क्वायर h बाई 2 प्लस डी बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे 12, कई बच्चे यहाँ पे 12 भी लिख देते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड, तो टू वे शेयरिंग की बात हो रही है ना, सिंगल वे तो ना हो रहा, रिमोल्डेड भी टू वे के लिए हो रही है, और हमारी जो अनडिस्टर्ब्ड है वो भी टू वे के लिए हो रही है। और यहाँ पे मुझे शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट किसकी करनी है, एक ही पर्टिकुलर केस के लिए। अगर जो टू वे के लिए देख रहे हैं तो टू वे की दोनों आएगी वैल्यूज, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ भी वही आएगी, सेम आएगी। और अगर जो वन वे के लिए देख रहे हैं तो आपको पता है कि क्या आएगा नीचे, h बाई 2 प्लस डी बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारे सामने, ये नीचे वाले दोनों चीजें कट रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा ओवरऑल, तो अगर जो मैं इसको यहाँ से हटा दूं, आप खुद लिख लेना अपनी वैल्यूज, ठीक है। अगर जो मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो आई कैन राइट कि ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा ये, द टी अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय टी रिमोल्डेड, लिख सकता हूं मैं इसके बराबर, ठीक है। ये भी सही है। तो शेयर स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, सॉरी सेंसिटिविटी भी अगर मुझे डिटरमाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ द वेन शेयर टेस्ट, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, उन दोनों से क्या मिल जाएगी आपको, ये वाली वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये क्या है, इजी है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना, ये बराबर होगी कोहेजन के, किसके बराबर होगी, ये कोहेजन के बराबर होगी, द कोहेजन ऑफ अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय द रिमोल्डेड के बराबर होगी। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसके बराबर होगी, कोहेजन अनडिस्टर्ब के लिए कोहेजन अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय कोहेजन रिमोल्डेड के बराबर हो जाएगी।
अब ये जो है ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर क्वेश्चन उठता है कि सर वाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारी टॉर्क है दैट इज फॉर द अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय टॉर्क डिवाइडेड बाय द रिमोल्डेड किसके बराबर हो जाए, कोहेजन यू के बराबर और कोहेजन आर के बराबर। तो देखो अगर जो मैं सेंसिटिविटी देखूं क्ले के लिए, फॉर क्ले, अगर मैं किसके लिए देखूं, क्ले के लिए देखूं, तो एक चीज मैंने बताई थी, जो हमारा यूसीएस टेस्ट होता है, अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर दूं एट द यूसीएस टेस्ट, तो हम जानते हैं कि यूसीएस टेस्ट किसके लिए होता है, जनरली किसके लिए सूटेबल है, सॉफ्ट क्ले के लिए। किसके लिए है, सॉफ्ट क्ले के लिए। सो आई कैन राइट, अगर जो मुझे सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि द सेंसिटिविटी विल बी इक्वल्स टू यूसीएस अनडिस्टर्ब के लिए क्या करोगे आप, बस सॉइल सैंपल को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल केयरफुली पुट करना है, डिवाइडेड बाय यूसीएस रीमोल्डेड, ठीक है, रीमोल्डेड। अगर जो मैं देखूं तो ये बराबर किसके है, ये बराबर है सेंसिटिविटी के। आपको मैंने एक चीज पहले ही बताई दी थी कि जब हम बात करते हैं सिग्मा की, तो सिग्मा 1 किसके बराबर होता है, डेविएटर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर क्या होता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो गया, हमने तो ये पढ़ा था कि जो सिग्मा डी है वो तो बराबर किसके है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 के है। पर जो यूसीएस है उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे, उसकी फुल फॉर्म है अनकन्फाइंड कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ। तो अनकन्फाइंड का मतलब ही क्या है कि सिग्मा 3 की वैल्यू वहां पे क्या है, डेफिनेटली 0 हो जाएगी। तो सिग्मा डी विल बी इक्वल टू सिग्मा 1। और मैंने बोला था कि सॉफ्ट क्ले के लिए, यानी क्ले में क्या होता है, सिर्फ कोहेजन होता है और फाई क्या होता है वहां पे 0 होता है। तो जिस भी केस में ये होगा, और मैंने बोला था 5 स्टार इक्वेशन में अगर हम लगाएं तो हम बोलते हैं कि जो सिग्मा 1 है दैट इज इक्वल टू 2c tan 45 प्लस फाई 0 हो गया, तो इसको रहने दो, तो tan 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2c विल बी इक्वल टू द सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय द 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। और सिग्मा 1 को क्या बोला मैंने कि सिग्मा 1 जो है दैट इज इक्वल टू द यूसीएस, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यूसीएस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोहेजन। टेंशन लेने की बात नहीं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ऐसे मत सोचना कि मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि कई लोग बच्चे क्या है रिवाइज नहीं करते। तो यूसीएस को हम 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मैं यहां पे यूसीएस अनडिस्टर्ब को लिख सकता हूं 2c, आई कैन राइट कि नहीं, यूसीएस अनडिस्टर्ब कैन बी रिटन एज 2c, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी ऑल्सो अनडिस्टर्ब। अगर मुझे यूसीएस फॉर नॉन डिस्टर्ब चाहिए, नहीं रिमोल्डेड चाहिए, तो आई कैन राइट रिमोल्डेड विल बी इक्वल टू 2c रिमोल्डेड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे। इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा तो सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, दैट कैन बी रिटन एज द यूसीएस इज इक्वल्स टू, इसको सबको मैं मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है ना हमारे को, इसकी जरूरत हमारे को नहीं है, तो लेट अस रीड दिस, ठीक है ना। ये चीजें आपने पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे बस हमारे को क्या लिखना है, यूसीएस अनडिस्टर्ब विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, चलो लिख देते 2c डिवाइडेड बाय 2c अनडिस्टर्ब, तो यहाँ पे अनडिस्टर्ब लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमोल्डेड, इट इज द रिमोल्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 जो है वो हटा दो, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करें किसकी, क्ले की बात कर रहे हैं, तो क्ले में सिर्फ क्या होता है, कोहेजन होता है, ये चीज तो आपको पता है। फाई क्या होता है, वहां पे 0 होता है, क्यों होता है ऐसा, वो चीज आपको मालूम है, ठीक है। आपको क्या पता है, जो शेयर स्ट्रेंथ है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा एन, सॉरी सी प्लस सिग्मा एन tan फाई के बराबर होता है। जहां फाई जो है 0 है, तो शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर है, कोहेजन के बराबर है। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है कोहेजन के बराबर है, सो यू कैन राइट, देखो ये चीज शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर है, कोहेजन के बराबर है। तो यहाँ पे किसके लिए, फॉर क्ले के लिए शेयर स्ट्रेंथ अगर सी के बराबर है, तो शेयर स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ अनडिस्टर्ब्ड या फिर वो जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, कोहेजन के बराबर हो जाएगी। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कोहेजन के बराबर हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कोहेजन के बराबर हो जाएगी। लेकिन केस कौन सा है, अनडिस्टर्ब का केस है या फिर वो रिमोल्डेड का केस है, तो वो दोनों जो है आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि टी अनडिस्टर्ब विल बी इक्वल टू टी कोहेजन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना, वो सीधा पूछेगा आपसे कि भाई फाइंड आउट करके बताओ। अच्छा, ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने बोला था कि वाटर कंटेंट के बारे में बताओ कि वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करोगे। ये चीज आप जानते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये मैं आगे जाके बताऊंगा किस तरह से सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से हम डिटरमाइन करते हैं सेंसिटिविटी विद द हेल्प ऑफ दी, क्या है हेल्प कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ दी हमारी वेन शेयर टेस्ट, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ द वेन शेयर टेस्ट आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो सेंसिटिविटी को। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था। चैप्टर नंबर 2 में एक और चीज बताई थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड लिमिट, किसकी बात कर रहे थे, लिक्विड लिमिट की जब मैं बात कर रहा था। तो बताओ मुझे, अगर जो मुझे लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो वेन शेयर टेस्ट से मैं लिक्विड लिमिट किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं, बताओ क्या होगी। अभी आपको पता है ये चीज, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि लिक्विड लिमिट क्या होता है। सॉइल में एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जहां पे सॉइल जो है हमारे प्लास्टिक से कहां को जाती है, बताओ, सॉलिड की तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है, जब हमारी सॉइल जो है वो प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, दैट इज बीइंग नोन एज अ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट बोलते हैं। यानी सॉइल का एक ऐसा वाटर कंटेंट, तो लिक्विड लिमिट बेसिकली क्या शो करती है, ऐसा वाटर कंटेंट जहां पे सॉइल कहां को मूव करती है, प्लास्टिक लिमिट से लेकर, सॉरी प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज की तरफ को मूव करती है, तो दैट इज बीइंग नोन एज अ लिक्विड लिमिट। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है। और या फिर ऐसे क्या लिखोगे, इट इज दैट वाटर कंटेंट। एक और डेफिनेशन भी बताई थी मैंने, नोट करके बताया था, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था बताओ, कि
लिक्विड जो हमारा लिक्विड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू वो वाटर कंटेंट बताओ आगे, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, वो वाटर कंटेंट जहां सॉइल की अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू बताओ, यस 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या बताया था 0.27 भी लिख सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस वाटर कंटेंट पे हमारी सॉइल की अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ 2.7 किलो न्यूटन होगी वही उसकी क्या है, लिक्विड लिमिट है। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आप क्या करोगे सबसे पहले, अगर जिस टेस्ट में आपको वेन शेयर टेस्ट में करना है, ये बताओ, ये तो आप बता सकते हो कि अगर जो मुझे वेन शेयर टेस्ट, पहले तो मुझे वेन शेयर टेस्ट में क्या निकालना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले सीयू निकालना पड़ेगा। अगर ये सीयू 2.7 किलो न्यूटन आ जाती है, उसके आसपास आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, जिस वाटर कंटेंट पे जो सॉइल का वाटर कंटेंट था 2.7 किलो न्यूटन की जो लिक्विड लिमिट मेरे पास आई है ना, इस सैंपल में क्या करना पड़ेगा, मुझे वाटर कंटेंट को मेजर करना पड़ेगा। अगर वाटर कंटेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग, जिस भी वाटर कंटेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 2.7 की क्या मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट हो जाएगी। बस सिंपल था। तो लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन हो चाहे हमारी सेंसिटिविटी की डिटर्मिनेशन हो, दोनों ही हम किसकी मदद से ले सकते हैं, दैट इज द VST। क्लियर हो गया। तो वेन शेयर टेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे बता दी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार दोबारा से चेकआउट करो, देखो कि क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सब पढ़ना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब साथ में देखते हैं इसकी एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्विक वेन शेयर टेस्ट की। सबसे पहली बात जो आपको सबको पता है कि ये टेस्ट क्या है, हमारे और टेस्ट से क्या है, थोड़ा सा फास्ट है, तो इसको हम बोलते हैं क्विक फील्ड टेस्ट। क्यों? बिकॉज हमको अगर जो अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो फास्ट किससे कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द सीयू, राइट, विद द हेल्प ऑफ द क्या बोल सकते हैं हम, द वेन शेयर टेस्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अनडिस्टर्ब सैंपल मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट क्ले के लिए। अगर जो मुझे अनडिस्टर्ब यानी अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, सीयू का वही मतलब होता है ना, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट से वो एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, यानी कम पैसे देने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट के हिसाब से भी ठीक है, चीप है। बाकी क्या है, इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट जो है इसके सिंपल भी है और चीप टू ईज भी है और ईजी भी है यूज करने के लिए। क्या ये सारे एडवांटेजेस हैं, उनके फायदे। और इससे हम मेजर क्या कर सकते हैं, हम अगर जो रिमोल्डेड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अनडिस्टर्ब के लिए फाइंड आउट करना है किसी भी सॉफ्ट क्ले के लिए तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, जो रिमोल्डेड कोई भी सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे को हेल्प करता है द अप्रोक्सीमेटिंग द सेंसिटिविटी। ये अच्छा, कोई भी हम आपको अगर जो ESE में इस तरह से पूछा जाए क्या हम वेन शेयर टेस्ट से सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर होगा यस, वी कैन फाइंड आउट। क्या हम एक्यूरेटली सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी रॉन्ग। हम अप्रोक्सीमेट यानी अंदाजे के हिसाब से हम सेंसिटिविटी को लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अप्रोक्सीमेट हमें बिल्कुल एक्यूरेट हमें आंसर मिलेगा, नहीं, हमें वेन शेयर टेस्ट से क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेट आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है अपनी, क्या पता आपसे कहीं सेशन रीजनिंग में पूछ लिया, ठीक है। और तीसरा क्या है, फिफ्थ क्या है, वो पोर्टेबल भी है, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, छोटा सा तो है, ले जा सकते हो। आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द सॉइल टू बी ड्रेन और दिस वगैरह वगैरह। बस हम फाइंड ही क्या करें, अनड्रेन, तो अनड्रेन में तो एज इट इज टाइम भी नहीं लगता है, राइट। क्लियर हो गया इतना जो मैंने यहां से बताया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट क्ले के लिए क्या ये सूटेबल है। अगर आप कोई भी हार्ड क्ले को लोगे या फिर कोई भी ऐसी सॉइल को लोगे जिसमें कि आप पंच इन तो कर लो, लेकिन उसको अगर आप रोटेट करना चालू करो तो वो क्या है, रोटेट ना हो पाए, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाए, तो ऐसी वाली सॉइल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट क्ले के लिए ये क्या देता है, सूटेबल आंसर देता है, यानी उसके रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। हार्ड और क्ले या फिर जो सैंडी सॉइल है उसमें वेन को अगर मैं रोटेट करूंगा, उसको रोटेट करने में थोड़ी सी क्या होगी, मेरे को मुश्किल होगी, तो इस वजह से जो टॉर्क की मेजरमेंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाती है। दैट इज व्हाई हमारी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट क्ले के लिए ही क्या है, ये सूटेबल है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। दूसरा क्या है कि सॉइल की डिस्टर्बेंस से रिजल्ट भी क्या हो सकते हैं, हमारे गलत हो सकते हैं। अगर सॉइल जो है डिस्टर्ब हो जाए जब हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू द शेयर सॉइल जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए बढ़ जाएगी। तो सॉइल के लिए जो हमारे को टॉर्क जब हम सॉइल को सॉइल के अंदर इंजेक्ट करेंगे ना, तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड है ना हमारी शेयर सॉइल के लिए, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि डिस्टर्बेंस हो। क्लियर हो गया इतना कि डिस्टर्बेंस होगी तो फिर क्या होगा, अगर आप वेन को क्या करोगे, फोर्सफुली नीचे जल्दी पंच इन करोगे, तो सॉइल क्या है, नेचुरली स्ट्रक्चर जो है उसके ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली क्या आएगी, कम आएगी, या फिर ज्यादा भी आ सकती है। तो दोनों केस हो सकते हैं। अगर जो सॉइल हमारी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा कि भाई हम अगर जो डिस्टर्ब कर देंगे सॉइल को, तो हमारी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम भी आ सकती है, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम भी आ सकती है, और शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि सॉइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्यों? क्योंकि हम शेयर स्ट्रेंथ एट दी अनडिस्टर्ब के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमोल्डेड के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अनडिस्टर्ब के केस में अगर वो थोड़ी सी भी आप पंच इन करते हुए टाइम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ले आओगे, तो सॉइल क्या हो जाएगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।
तीसरा क्या है, जब हम बात करते हैं डेंस सॉइल या फिर जो ओवर एस्टिमेट जो डेंस सॉइल है, तो डेंस सॉइल में या फिर जो हमारी अनसैचुरेटेड क्ले है उसमें जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ओवर एस्टिमेट हो सकती है। बेसिकली क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी क्ले है ना, अगर वो पार्शियली सैचुरेटेड है तो स्ट्रक्चर क्या है उस टाइम पे, जो वेन शेयर स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या आएगी, ज्यादा दिखाएगी। पार्शियली सैचुरेटेड का केस है, क्यों, बिकॉज जो सॉइल में पानी होते हैं, पानी और पानी की जो बॉन्डिंग होती है सॉइल के साथ, वो क्या देती है, वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देती है। क्या देती है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देती है। आपको ये चीज मैंने बता रखी है कि जैसे हमारी सॉइल में पानी भी ऐड हो गया तो वो भी हमारे को रेजिस्टेंस देगा, एयर होगी तो एयर भी हमारे को रेजिस्टेंस देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, प्योरली सॉइल के सॉलिड जो है उनकी वजह से आने वाली जो रेजिस्टिंग है उसको ओवरकम करे, और वही हमारे को प्योर स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। लेकिन अगर जो उसमें पार्शियली सैचुरेटेड का केस आ गया, कोई सॉइल अगर हमारी पार्शियली सैचुरेटेड है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे हमारे को जो टॉर्क की मेजरमेंट है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो जितनी भी डेंस सैंड है या फिर अनसैचुरेटेड क्ले है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, वो हमारे को जो स्ट्रेंथ है वो या तो ज्यादा देगा या तो वो कम देगा। वैसे ज्यादा ही देगा, क्यों, बिकॉज वहां पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, डीप सॉइल में तो हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं। अगर जो मैं बोलूं हमारी प्रैक्टिकल जो डेप्थ रहती है, अगर वो क्या है, प्रैक्टिकल डेप्थ यूजुअली कितनी रहती है, 5 से लेकर 6 रहती है, तो उतने में अगर जाएगी तब तो ओके है, तब तो हम वेन शेयर टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उससे बड़ा हो गया ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा इंसर्शन ढंग से नहीं होगा, मतलब प्रॉपर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, और उसको रोटेट करना भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो डिस्टर्बेंस आएगी बिकॉज ऑफ आपने बहुत ज्यादा डीप सॉइल की अगर जो एनालिसिस करनी है, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो फोर्थ वन भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक लिमिटेशन है। तो 5 to 6 ओके, उससे ऊपर नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे इंसर्शन ज्यादा करेंगे और वहां पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, तो वहां पे इनएक्यूरेट जो आंसर आएंगे वही हिसाब किताब हो जाएगा जो डेंस सॉइल में होता है। क्लियर हो गया जो भी चीज मैंने बोली। अगर मैंने आपको बताया कि सॉइल जो है व्हाट इज दिस, सॉइल बेसिकली है क्या, वो रेट डिपेंडेंट मटेरियल है, तो रोटेशन स्पीड और जो वैल्यू है वो उसको इफेक्ट कर देगी। अगर रोटेशन स्पीड कितनी नहीं हुई, 16 डिग्री पर मिनट नहीं हुई है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमारी जो एस्टिमेशन है वो ओवर एस्टिमेट भी हो सकती है, अंडर एस्टिमेट भी हो सकती है। तो ये चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे तो इसकी रेंज रहती है। अगर जो क्वेश्चन में आपको कभी बोले ना कि इसकी रेंज क्या है, तो आप बोलोगे 6 डिग्री पर मिनट से लेकर 12 डिग्री पर मिनट तक। तो बस इतनी याद रखनी है आपको, 6 डिग्री से लेकर 12 मिनट पर मिनट के बीच में अगर जो रेंज होगी, उसी को अगर जो मेंटेन करेंगे, तो ये क्या है, बेसिकली इट इज बीइंग नोन एज अ स्टैंडर्ड रोटेशन रेट। क्लियर हो गया, इट इज अ स्टैंडर्ड रोटेशन रेट। तो स्टैंडर्ड रोटेशन रेट कितनी होनी चाहिए, 6 डिग्री पर मिनट से लेकर 12 डिग्री पर मिनट तक होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना। रोटेशन स्पीड भी क्या करती है, वैल्यू को इफेक्ट करती है। सिक्स्थ वन क्या हो गया हमारा, कि अगर जो वाटर कंटेंट का जो वाटर, अगर जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो स्लाइटली कम या ज्यादा हो जाए, तो शेयर स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा डिफर करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी बहुत ज्यादा वेट सॉफ्ट क्ले है, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, मुझे लोअर ही मिलेगी, है ना। और कोई भी ड्रायर है, अगर वो ड्रायर साइड में सॉफ्ट क्ले है, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, मुझे हायर मिलेगी। तो वाटर कंटेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करता है और हमारी रीडिंग्स को भी इफेक्ट करता है। अगर वो ड्राई है तो ड्राई के केस में स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। अगर वो वेट है, वेट सॉफ्ट क्ले है, काम किसके लिए होगा, सॉफ्ट क्ले के ही होगा। लेकिन वो वेट और सॉफ्ट जो है, वो वेट और सॉफ्ट क्ले जो है इस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है ना, सॉफ्ट क्ले। बस आपको समझना क्या है कि when the soil is more softer, more drier in the case, the shear strength will be higher, और if the soft clay will be better, then the shear strength will be low। तो water content भी इफेक्ट करता है, हमारी लिमिटेशन है, दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। हमारे को कोई भी एक्जैक्ट सेंसिटिविटी नहीं पता चलती, जो चीज मैंने आपको बताई है वो हमारे को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है सेंसिटिविटी का। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम वेन शेयर को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी रिमोल्डेड वर्सेस जो अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ होती है, उसका क्या देता है, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है। वो चीज आपको समझ में आ गई है, जो चीज मैंने आपको पहले बताई है। सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज द अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय द रिमोल्डेड। तो वो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हमारी अप्रोक्सीमेट होती है। इट इज नॉट क्या, ये एक्जैक्टली हमारे को वैल्यू नहीं देता। क्लियर हो गया दोनों चीजें, जैसे भी मैंने आपको बताया। एन आइसोट्रोपिक सॉइल में जो लोकल वैल्यू है वही मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कोई भी क्ले की बात करता हूं, अगर मैं किसी भी क्ले की मैं बात करता हूं, लेट अस से कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेंथ है ना, जो उसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेंथ है, वो डिफर करती है। इट इज नॉट इक्वल्स टू द वर्टिकल शेयर स्ट्रेंथ। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप पंच इन करोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल वैल्यू ही देगी, जो अगर जो आप जिसकी फाइंड आउट करना चाहते हो। हॉरिजॉन्टल अगर जो बराबर नहीं है हमारी वर्टिकल शेयर स्ट्रेंथ के, तो दोनों में हमारे स्ट्रेंथ में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगी। एनिसोट्रॉपी का मतलब वही है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफर है कोई भी डायरेक्शन में। हमारे को ना 3D में अगर जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे को एक्जैक्टली नहीं मिलेगी। तो पूरा मतलब जो हम अगर जो 3D में निकालना चाहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, किसी को नहीं पता चले। एनआइसोट्रॉपिक मतलब जो हमारी सॉइल है, हमारी जो सॉइल है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वह हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। ठीक है ना, सेम नहीं होती। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल है कि जो हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेंथ है वो बराबर नहीं है किसके, वर्टिकल शेयर स्ट्रेंथ के। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसीलिए वेन टेस्ट में सिर्फ एक डायरेक्शन का लोकल मेजरमेंट हो सकता है, लोकल
मेजरमेंट डाटा देगा, ठीक है ना, डाटा देगा, पूरा 3D पिक्चर नहीं। तो ये चीज समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जब मैं बोलूं एक हमारे पास ब्रेड है, ठीक है, ये हमारे पास पूरी ब्रेड है, आपने क्या किया, इस ब्रेड को एक तो स्लाइस कर दिया इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां तक आपने हॉरिजॉन्टल किया और एक कर दिया आपने वर्टिकल, और जो हमारा स्लाइस किया हुआ जो हॉरिजॉन्टल पीस है किसका, ब्रेड का, वो क्या है, वो सॉफ्ट है, हॉरिजॉन्टल क्या है, सॉफ्ट है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, थोड़ा सा फर्मर है, वो क्या है, फर्मर है। तो सॉइल में भी क्या होता है, इसी तरह से डायरेक्शन होती है, तो उसी की वजह से जो है स्ट्रेंथ हमारी डिफर कर सकती है, एक साइड सॉफ्ट एक साइड फर्मर, एक साइड फर्मर दूसरी साइड सॉफ्ट, तो इसी वजह से क्या है जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो डिफर कर रही है अगर डायरेक्शन वाइज, तो उसकी वजह से आप अगर जो पंचिंग भी करोगे वेन शेयर टेस्ट, वेन शेयर अपरेटस, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो है स्ट्रेंथ में वेरिएशन देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी एनोसिट्रोपिक सॉइल की बात करूं तो वहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ लोकल वैल्यू मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं, इसको बहुत लाइटली मत लेना, अभी भी मैं बोल रहा हूं पेपर में ये आ सकते हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अप्रोक्सीमेशन इज इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज ध्यान रखना, बाकी चीज आपको याद रहेगी वो मैं समझ सकता हूं। सॉफ्ट क्ले द कितनी डीप मीटर आप डाल सकते हो वेन शेयर को, दूसरा द ये 6 डिग्री मिनट से लेकर टू 12 डिग्री मिनट तक, वाई ऐसा क्यों, अगर जिससे हायर जाएंगे या फिर इससे लोअर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो चीज आपको मालूम है, ठीक है ना, तो उसमें मुझे बार बार नहीं बताना। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि वाटर कंटेंट का क्या इफेक्ट रहेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्ट सेंसिटिविटी मिलती है, नहीं मिलती है किसी भी एनआइसोट्रोपिक सॉइल में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एनआइसोट्रोपिक सॉइल में लोकल वैल्यू ही हमको मिलेगी। क्लियर होगी लिमिटेशन, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें आपको अभी तक, ठीक है। इक्विपमेंट्स क्या है, सिंपल है, चीप है, ये सब कुछ आपको पता है, तो एडवांटेजेस हो गए, सब कुछ हो गया, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बस वेन शेयर टेस्ट करना क्यों है, किस तरह से करते हैं, क्या क्या उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस ये चीज। और दो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 2 वे शेयरिंग के लिए, 1 वे शेयरिंग के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमोल्डेड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर होगी बात, जो भी मैंने यहां पे बताया, किसी को समझ नहीं आएगा तो दोबारा से एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये वाला टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब कौन सा टेस्ट बचा है हमारे पास, दैट इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट, है ना। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में अगर हम पढ़े तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया था कि सबसे पुराना वाला जो हमारा टेस्ट है दैट इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट, और कब आया था, ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो बेसिकली क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के अराउंड ना डायरेक्ट शेयर टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी उस टाइम पे, उस एरा में क्या नहीं हुआ, ये जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है ना, ये सॉइल मैकेनिक्स में इंक्लूड नहीं हुआ गया था, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में इंक्लूड नहीं हुआ था। लेकिन जब 20th सेंचुरी आया ना, तो हमारे आए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बीइंग नोन एज अ काल्तरजागी जी। फिर 20th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट को सॉइल मैकेनिक्स में इंक्लूड किया गया। आपको एक चीज मालूम है कि 1776 में कूलम साहब ने क्या बोला था, कूलम जी ने यह बोला था कि जो हमारी स्ट्रेंथ आती है सॉइल में, दैट इज बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। एक तो क्या, जो फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग है किसी भी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, द कोहेजन, उसके कारण आती है, और एक आती है फ्रिक्शन के कारण। और यही क्या है, बेस है हमारा मोहर कूलम फेलियर थ्योरी का, है ना, मोहर कूलम फेलियर थ्योरी का जो बेस है वो क्या है, दैट इज द कोहेजन एंड द फ्रिक्शन, इसी के कारण आती है। तो ये जो हमारा मोहर कूलम फेलियर थ्योरी है ना, उसी के बेस्ड ऊपर है हमारा क्या, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। अब होता क्या है इसमें, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में कुछ ऐसे करके दिखता है ये, ठीक है। जो इसका एंट्री लेवल होता है ना डायरेक्ट शेयर टेस्ट का, वो अराउंड 45K के अराउंड होता है, और 2 लाख के रेंज तक ही क्या है हमारा ये जो है पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट है, वो मतलब जो हमारा पूरा अपरेटस है वो मिल जाता है आपको। इसमें ना बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको रोलर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये क्या है, दीज आर द रोलर्स। अब क्या होता है जनरली, ये होते हैं 2 तरह के बॉक्सेस, इसको बोलते हैं हम द शेयर बॉक्स। क्या बोलते हैं, एक तो देखो इसमें शेयर बॉक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपर पार्ट, इस तरह से अपर पार्ट होता है, और एक होता है लोअर पार्ट। ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सेपरेटेड होते हैं। अब क्या कहते हैं, हम कोई भी सैंपल लिया मैंने सॉइल का, मैंने किस में डाल दिया, द शेयर बॉक्स में, शेयर बॉक्स में, ठीक है। मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, मैं क्या करता हूं, ये शेयर बॉक्स में डाल दिया, तो शेयर बॉक्स जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्टिकल्स में, जिसके ऊपर आप सैंपल रखते हो। एक तो देखो क्या होता है, अपर पार्ट होता है इसका, एक तो अपर पार्ट होता है, एक होता है हमारा लोअर पार्ट। ये 2 पार्ट्स जो है ये दोनों डिवाइडेड है, और बीच इनके अंदर क्या रखते हैं, यहाँ पे सॉइल रखते हैं और यहाँ पे भी सॉइल रखते हैं। यहाँ से ओपन होता है ये, ठीक है, और यहाँ से भी ये क्या होता है, ओपन होता है। क्लियर हो गया आपको। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक तो प्रूविंग रिंग होती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे प्रूविंग रिंग होती है, यहाँ पे जैसे कहीं, चलो इसमें नहीं दिख रहा तो यहाँ पे है, इस तरह से क्लियरली मैंने बताया कि देखो यहाँ पे क्या होती है, प्रूविंग रिंग डायल गेज होती है। क्या करते हैं, सबसे पहले आप सैंपल लो, आपने सैंपल लिया, आपने सैंपल को प्लेस कर दिया इसके अंदर, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, दोनों डिवाइडेड है। अब एक के ऊपर एक रखो और बिल्कुल इसी तरह से रखना है आपको। अब क्या करो, ऊपर से आप लोड अप्लाई करो, ठीक है ना। वर्टिकल लोड क्या है, यानी जो ऊपर से आने वाला हमारा नॉर्मल लोड है, अभी सिस्टम के ऊपर नॉर्मल लोड जो है वो यहाँ पे लगाओ, ठीक है। तो नॉर्मल लोड के कारण क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। अब उसको निकलने दो। जब ये केस ड्रेन का हो जाएगा ना, जैसे हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहली बात ये सेपरेटेड है, ये इसमें ना आप कोई भी कर सकते हो, पर प्रेफरेबल जो है यहाँ पे कौन सा नहीं है, अनड्रेन टेस्ट। क्या है, अनड्रेन टेस्ट।
आप अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ को नहीं फाइंड आउट कर सकते हो इसमें। ऐसा क्यों सर? बिकॉज देखो यहाँ पे सेपरेटेड है, यहाँ से पानी भी बाहर निकल सकता है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीज है नहीं है, तो फिर ये उसके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये जो है हमारे जो हमारा जो ये टेस्ट है ये सुटेबल किसके लिए होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट है ना, इट इज सुटेबल फॉर, इट इज, आप ही बताओ मुझे किसके लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर, अच्छा बताओ, क्या मैं क्ले यूज कर सकता हूं यहाँ पे? क्या मैं क्ले का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्ले कंसिस्ट ऑफ अ वाटर। आप अगर जो क्ले को यहाँ पे रख दोगे तो आपको पता है कि यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इस कारण जो है क्ले का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे। ज्यादातर कौन सी सॉइल का इस्तेमाल होता है? दैट इज द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का इस्तेमाल होता है। और ऐसी सॉइल का इस्तेमाल होता है जहां पे क्या होता है, कोहेजन लेस हो जो सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्या होता है, ये प्रेफरेबल होता है। आप करने को कर सकते हो पर उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको एक्यूरेट नहीं आएंगे, जिसके कारण क्या है, आप अगर इसका इस्तेमाल भी करना चाहो यहाँ पे तो कर लो, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिलेंगे, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी हो। तो ये टेस्ट जनरली किसके लिए है? प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल है। एक तो पहली चीज पानी, एक तो ड्रेनेज सिस्टम इसका ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, दो बॉक्स लगा रखे हैं और यहाँ पे बस थोड़े से रोलर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखो, अभी मैंने पूरी आपको असेंबली और चीजें नहीं बता रखी, लेकिन स्टिल आप इतना तो समझ सकते हो कि यहाँ पे हम जो है ये चीज नहीं रख सकते बिकॉज हम यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वाई वी यूज द सैंडी सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल और वाई इट इज प्रेफरेबल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, दीज आर, इस तरह से क्या होता है, हमारे शेयर बॉक्स होते हैं। इन शेयर बॉक्स में ये एक उल्टा करके एक सीधा करके, तो इसमें आप क्या करोगे, अपना सैंपल जो है, जो भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेवल डालने हैं, चाहे मीडियम टू कोर्स, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, ग्रेवल्स डाल सकते हो और मीडियम टू कोर्स, मीडियम टू कोर्स सैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कोर्स सैंड के लिए क्या है, ये बेस्ट है, ठीक है ना। कोर्स सैंड के लिए क्या है, ये बेस्ट है। फिर क्या करना है, सॉइल सैंपल रख दिया, इसको इसके ऊपर रख दो, ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। सॉइल सैंपल भी है सेम, इसके अंदर भी सॉइल सैंपल है, नीचे भी सॉइल सैंपल है, तो दोनों फिल किससे है, वो दोनों फिल है हमारे, किससे फिल है दोनों, वो दोनों किससे फिल है, सैंड से फिल है। यहाँ ऊपर भी सैंड है, नीचे भी सैंड है, तो ये चीज आप समझ सकते हो। फिर क्या करोगे आप ना ऊपर से नॉर्मल लोड सिस्टम लगाओगे, मतलब सॉरी जो नॉर्मल लोड है उसको आप लगाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर से आप एक वर्टिकल प्रेशर लगाते हो ना, जैसे ग्राउंड के अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर होता था, याद करो, वैसे ही हम यहाँ पे एक वर्टिकल लोड लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होती है एक प्रूविंग, एक तो होती है प्रूविंग रिंग और एक होती है डायल गेज। तो अगर कंबाइंड होगी वो प्रूविंग रिंग डायल गेज, तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है, एक तो डायल गेज जो होती है वो नॉर्मली क्या मेजर करती है, जो हमारी डायल गेज है वो नॉर्मली जो है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है। किसको करती है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है। और जो दूसरी डायल गेज होती है, एक तो दो तरह की डायल गेज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो प्रूविंग रिंग डायल गेज है ना, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है नहीं, वैसे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से दो हमारी डायल गेजेस होती है, राइट। ये क्या है, डायल गेजेस है सर, ये नहीं है डायल गेजेस, चलो यहाँ नहीं दिख रही है, अभी हमारे को यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसी दो तरह की क्या होती है, डायल गेज होती है। एक का काम क्या होता है, एक का काम होता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना और दूसरी का काम होता है जो भी हमारी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, मूवमेंट हुई है, यानी जो सॉइल है वो कंप्रेस हुई है, उसको ये बताएगा हमारा क्या, दूसरा वाला डायल गेज। तो एक डायल गेज का काम क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना, दूसरा काम क्या है कि सॉइल कितनी कंप्रेस हुई है। तो उन दोनों को मेजर करने के लिए दो डायल गेज होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जहां पे प्रूविंग रिंग डायल गेज की बात आती है ना, तो ये मेजर करती है, सबसे पहली बात तो ये भी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है और दूसरा जो भी इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको भी मेजर करती है। और यहाँ पे होती है स्प्रिंग अटैच्ड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोलर्स लगाए होते हैं। अभी पूरी असेंबली में क्या क्या कनेक्टेड है, ये रोलिंग, ये जो हमारे रोलर्स है, एक तो ये, दूसरा ये वाला हमारी चीज और तीसरा ये वाली चीज, यहां से लेकर ये जो पॉइंट है ना, अब मैं मार्क करके बताऊंगा, ये जो हमारा लोअर केस होता है ना, ये जो है सारा पॉइंट, ये दिख रहा है आपको इस तरह से, ये सारा का सारा पॉइंट एक साथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि रोलर्स फिक्स्ड है, रोलर्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाली असेंबली क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अपर वाली असेंबली क्या होती है, वो इससे अलग होती है, वो सेपरेटेड होती है, ठीक है। तो मैंने ये फेलियर प्लेन बनाया, ऐसे में समझने की कोई शीट लगा रखी है, सॉइल के बीच में कोई शीट नहीं लगाते हम। तो ये क्या एक तरह का फेलियर पेन है जो मैंने अभी बना दिया, बिकॉज बाद में मेरे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मोटर होती है, हम मोटर को क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। मोटर क्या करता है, इस वाले बॉक्स को, इस पूरी असेंबली को, यानी ये वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को क्या करता है, पुश करता है। पुश कहां करता है, इस डायरेक्शन में पुश करता है। जब वो इस डायरेक्शन में पुश करता है तो आपको पता है कि पूरी की पूरी असेंबली क्या करेगी, मूव करेगी। अभी पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे थोड़े से आगे आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ऊपर वाली क्या है, अभी भी कनेक्टेड है, जितनी भी हमारी सॉइल है, पूरी की पूरी सॉइल क्या कनेक्टेड है, सारी की सारी सॉइल। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि सैंपल लेते हैं, तो ये ऐसे मत समझना कि हमने डिफरेंट सैंपल लिया है, हमने पूरा एक सैंपल जो है इस पूरे शेयर बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि हम तभी शेयर स्ट्रेंथ जो है उसकी डिटरमाइन करते हैं।
अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि हम इस पूरी मोटर ऑन किया, ये इसको पुश करेगी यहाँ को, जैसे ये स्प्रिंग यहाँ पे इसको पुश करेगी, ये पूरी असेंबली यहाँ को बढ़ेगी आगे को। अभी जैसे ही आगे को बढ़ी ना, तो यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है, तो सबसे पहली बात वो इसको टच करेगी, जैसे इसको टच करेगी वो मेजरमेंट करेगी सारे के सारे, और यहाँ पे स्प्रिंग है, अब जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है ना, वो भी इसको क्या करेगी, पुश करेगी, लेकिन कौन सी साइड में, ऑपोजिट साइड में, जिसके कारण इस सॉइल में एक होता है यहाँ पे ना, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे बीच में ये जो पॉइंट है जहां से सेपरेटेड है, यही क्या हो जाएगा, इसका फेलियर प्लेन हो जाएगा, यानी यहीं से क्रैक डेवलप होगा। क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज ये सेपरेटेड है, यहां से भी सेपरेटेड है और यहां से भी सेपरेटेड है, तो हमारे को पहले से प्री डिटरमाइन फेलियर प्लेन जो है वहां पे मिलता है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो यहां से हमको जो पुश मिला है उसके कारण क्या है, हमारी पूरा की पूरी असेंबली मूव की है और यहां से लेकर यहां को गई है। अब देखो यहां पे तो सबसे पहले क्या हुई, सॉइल हमारी, मैंने आपको बताया था कि सॉइल को ऊपर से वर्टिकल लोड लगाओ और इसको ड्रेन होने दो, जैसे ये ड्रेन हो जाएगी यानी ये ड्राई सॉइल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब ड्राई कंप्लीटली ड्राई नहीं होगी ये, लेकिन स्टिल जो भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इस वर्टिकल के कारण डेवलप हुआ है, तो हम क्या चाहते हैं कि इट इज, हम अनड्रेन के लिए नहीं देख रहे हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं, ड्रेन कंडीशन के लिए देख रहे हैं, तो हमने एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को बाहर निकलने दिया, जैसे वर्टिकल प्रेशर लगा, तो यू नो वेरी वेल कि जैसे वर्टिकल प्रेशर लगेगा तभी हम उसको अनड्रेन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको सारी की सारी कनेक्ट हो रही होगी। अब जैसे ही आपने ऐसा किया तो क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी असेंबली क्या करेगी, मूव करेगी आगे को। अब जैसे ही मूव करेगी, अब ये फेल नहीं हुई है, जैसे ही, क्यों नहीं फेल हुई है, बिकॉज अभी जो है हमारी डेवलप्ड शेयर स्ट्रेस जो है वो बराबर नहीं है किसके, द शेयर स्ट्रेंथ के बराबर, और जैसे ही डेवलप्ड शेयर स्ट्रेस बराबर हो जाएगी शेयर स्ट्रेंथ की, वहीं पे सॉइल हमारी क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, और उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। उस पॉइंट पे हम क्या नोट डाउन करेंगे, जो भी ऊपर से आने वाला हमारा सिग्मा एन है, नॉर्मल स्ट्रेस जो आ रहा है, वर्टिकल लोड जो आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और इस प्लेन में आने वाला जो भी हमारी शेयर है, इन दोनों वैल्यू को मैं नोट डाउन करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब ये पूरी असेंबली कर ली, अब मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, जैसे कि लेट अस से कि मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो किसी भी सर्टेन पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर से सिग्मा एन फाइंड आउट कर दिया, सिग्मा एन मैंने फाइंड आउट कर दिया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे टाउ मिलेगा, जो मुझे शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी, वो क्या होगी, दैट विल बी द फेलियर शेयर स्ट्रेंथ, यानी वो क्या है, वो उसकी शेयर स्ट्रेंथ है। क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द फेलियर डेवलप्ड शेयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू द शेयर स्ट्रेंथ। ये चीज आप जानते हो ना, सी प्लस सिग्मा एन tan phi के बराबर होती है। अगर जो अनड्रेन कंडीशन है तो यहां से क्या मिलेगा, सी और phi डैश मिलेंगे, इतनी चीज तो क्लियर है ना। तो टाउ F1 मिलेगा। अब क्या करो, यहां पे सैंपल खाली कर दो। अब सेम सैंपल से दोबारा से एक और चीज लो, अब दोबारा से किसी पर्टिकुलर सिग्मा एन पे, सिग्मा एन क्या है, यहां पे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, द फोर्स पर यूनिट द एरिया। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। आप फिर क्या करो, दोबारा से सिग्मा एन लो, तो यहां पे सिग्मा N1 हो गया, सिग्मा N2 हो गया, फिर यहां से क्या मिलेगा मेरे को, द टाउ F2 मिलेगा। दोबारा से सैंपल को खाली करो, दोबारा से इसी प्रोसेस को रिपीट करो, तो सिग्मा N3 इसके रिगार्डिंग क्या मिलेगा मेरे को, टाउ F3 मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, बताओ क्या मिलेगा। और जिन्होंने भी स्ट्रेस पाथ बोला है ना, उनको तो बहुत मार पड़ेगी। अरे स्ट्रेस पाथ कैसे हो गया, ये स्ट्रेस पाथ क्या है, जितने भी स्ट्रेस पॉइंट है उन सबको रिप्रेजेंट कौन करता है, स्ट्रेस पाथ रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी हमारे शेयर स्ट्रेस और हमारे क्या है, ये सिग्मा एन, ये कहां पे हो रही है, फेलियर प्लेन पे हो रहे हैं। तो जो हमारे पास फेलियर प्लेन पे शेयर स्ट्रेंथ मिल रही है और जो सिग्मा एन मिल रहा है, देखो आपने ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट में क्या किया था, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट में क्या किया था आपने, आपको वहां पे क्या मिलता था, सिग्मा 1 मिलता था, और सिग्मा क्या मिलता था, सिग्मा क्या मिलता था, यहां पे सिग्मा कन्फाइनिंग प्रेशर मिलता था, और एक मिलता था हमारे को क्या, फेलियर प्लेन। और इस फेलियर प्लेन में आने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस होता था दैट इज बीइंग नोन एज सिग्मा एन, और यहां पे आने वाला जो शेयर था दैट इज बीइंग नोन एज टाउ एफ। ये चीज आप जानते हो कौन सा है, ये फेलियर प्लेन, दैट इज द थीटा सी। ये सारी चीजें कनेक्ट करो ना आप। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा प्लेन जहां पे दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट इज बीइंग नोन एज अ फेलियर प्लेन। और उस फेलियर प्लेन पे आने वाले जितने भी स्ट्रेसेस है, अगर जो उन सब स्ट्रेसेस को मैं क्या करूं, एक सीधी लाइन में दिखाऊं, तो दैट इज बीइंग नोन एज वेरी गुड मोहर फेलियर एनवलप। तो यहां से डायरेक्ट शेयर टेस्ट से मुझे डायरेक्टली क्या मिलता था, दैट इज बीइंग नोन एज अ मोहर फेलियर एनवलप। तो लगा पता आपको क्या है ये। और वाई एक्सिस कट इज बीइंग नोन एज अ सी, बताओ क्या, सी डैश। यस, क्यों, हम अनड्रेन कंडीशन में देख रहे हैं। और दिस विल बी नोन एज अ फाई डैश। तो यहां से हमको क्या मिलता है, मोहर फेलियर एनवलप मिलता है, डायरेक्टली हमको मोहर फेलियर एनवलप मिलता है। तो समझ में आया ना आपने जो गलत बोला था यहाँ पे। बाकी चीजें तो आपको सब कुछ पता है कि शेयर स्ट्रेस है, मोटर है, ये है, वो है। अच्छा एक और चीज, जो हमारा प्रूविंग गेज होता है, प्रूविंग रिंग होता है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी आपने अप्लाई की है ना, इसको मेजर करता है कि कितना लोड जो है उस पॉइंट पे लग रहा है। तो प्रूविंग रिंग इसको करता है। और जब ये साथ में लिखा जाता है कि प्रूविंग रिंग डायल गेज, तो ऐसा डायल गेज जहां पे पूरी असेंबली क्या कर रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन को मेजर भी कर रही है। प्रूविंग रिंग का काम क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को मेजर करना। तो ये सब चीजें जो है इकट्ठी करती जाती है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ प्रूविंग रिंग डायल गेज। इंप्रूवमेंट होती है ना, जैसे बेसिक लेवल का हो गया तो उसमें 2 होंगे, जैसे जैसे आपने इंक्रीज किया, पैसा बढ़ाया 2 लाख तक, 3 लाख तक, तो वहां पे जाके आपको क्या है, इकट्ठा ही मिल जाता है। बिकॉज आपको बहुत सारे डायल गेज की रीडिंग नहीं देखनी पड़ती, डायरेक्टली एक ही डायल गेज की रीडिंग जो है देख के आप वहां से निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पे 2 डायल गेज होते ही होते हैं। 2 डायल गेज तो होंगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये पूरी असेंबली क्या होती है, यहाँ पे मोटर लगाया, मोटर से चालू हुआ, पूरी असेंबली मूव की, पूरी असेंबली मूव की है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम ये क्या करेगा, आगे की तरफ को बढ़ेगा इस तरह से। तो जैसे ही वो आगे की तरफ को बढ़ेगा फिर क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग विल पुश इट, इसको पुश करेगी। तो एक जो है हमारे को प्री डिटर्मिन क्या मिलता है,
प्री डिटर्मिन हमारे को फेलियर प्लेन यहाँ पे जो है वो पहले से ही मिलता है, ठीक है। अब बाकी चीजें तो हमारे को ट्रैक्शन शेयर टेस्ट में तो प्री डिटर्मिन हमारे को वो नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमारे को ये चीज मिलती है। क्लियर हो गया? इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता लगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर बॉक्स होता है, रोलर्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, मोटर होता है, प्रूविंग रिंग होती है, डायल गेज होता है, ठीक है। क्लियर होगी ये सारी बात कि किस तरह से हमारा ये काम करता है। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देखना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चार्ट बनता है, किस तरह से बनता है। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे, तब आपको आराम से लिख सकते हो उसको।